अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेड के डिफरेंट सिनोनिम्स हैं। फिजिकल अपीयरेंस हैवी स्टील ग्रे वाला मेटल होता है। इसके डिफरेंट कंपाउंड्स हैं एसीटेट्स, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, ओलेट्स और एथाइलेटेड फॉर्म। डिफरेंट जगह हैं जिनके यूजेस होते हैं, पेंट्स में, सिंदूर में, ग्लेजिंग में और यानी बर्तनों में बहुत एफिशिएंट होता है। तो यानी इससे पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ से और किस किस कम्युनिटी के पर्सन के अंदर इसकी पॉइजनिंग हो सकती है। फर्दर हम इस बात को डिस्कस करेंगे जब हम इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस देख रहे होंगे। सोर्सेज के अंदर स्मेल्टिंग ट्रेड्स, बर्नर्स, मोटर कार्स, होम, लेड पाइप्स, घी ऑयल के कंटेनर्स, वही बातें। मैकेनिज्म इफेक्शन की तरफ आएँ तो 4-5 मैकेनिज्म इफेक्शन हैं। पहला ये है कि सल्फाइडल एंजाइम्स के साथ बाइंड कर जाता है जाके, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होनी होती है प्रोटीन की, वो नहीं होती। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, उनके एक्शन को भी इंटरफेयर कर रहा होता है। तो पहली चीज़ क्या होगी कि सल्फाइडल एंजाइम्स के साथ इसने जाके बाइंड करने हैं। ओके। दूसरी चीज़ है कि हीम की सिंथेसिस के अंदर जो इन्वॉल्व है एंजाइम्स, उनको इनएक्टिवेट कर देता है, जिसमें एएलए सिंथेस, एएलए डिहाइड्रेटेज, कोप्रोपोरफायरोजन और फेरोचेलेटेज आ जाता है। अब एएलए डिहाइड्रेटेज को जब इसने ब्लॉक किया है तो उसकी वजह से फर्दर फिर जो अल्फा अमाइनो लिवोलेनिक एसिड या एएलए है वो ब्लड और यूरिन के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से फर्दर फिर हम डायग्नोज भी करते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, क्योंकि उसके लेवल्स फिर ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं और अल्टीमेटली लेवल्स यूरिन के अंदर भी एएलए के ज़्यादा हो जाते हैं जब डिहाइड्रेटेज काम नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ है फेरोचेलेटेज की। फेरोचेलेटेज का क्या होता है कि इसकी वजह से फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। अगेन ये भी डायग्नोस्टिक फीचर है जो कि हेल्प करती है। ठीक है, ये हो गए 4 पॉइंट्स। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि डायरेक्ट इसका साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है सीएनएस की तरफ, डीमाइलिनेशन, एडिमा और नर्व कंडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से फर्दर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस अपेयर हो रही होती हैं। और आगे फिर देखें तो उसमें बेसोफिलिक स्टिपलिंग अपेयर हो रही होती है, जो कि पिछले में भी देखी, आर्सेनिक में भी हमने देखी। ठीक है, और इसमें हिमोलिसिस इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें बेसोफिलिक स्टिपलिंग क्या होती है, तो इस तरह से अपेयरेंस होती है बेसोफिलिक स्टिपलिंग की। यहाँ पर पर्पल पर्पल डॉट्स नज़र आ रहे होते हैं। डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट जहाँ सीएनएस पर हैं तो वहाँ पर हार्ट, किडनी, गोनेड्स में भी डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स है, जिसकी वजह से मायोकार्डाइटिस, नेफ्राइटिस और इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है। फेटल डोज की बात करें तो लेड एसीटेट के केस में 20 ग्राम्स, कार्बोनेट में 4 ग्राम्स और प्योर टेट्राइथाइल लेड के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ही काफ़ी होते हैं। लेकिन जो एब्जॉर्ब लेड होता है उसके 0.5 ग्राम्स और नेसेसरी। उसके बाद फर्टिल पीरियड में देखें तो इसमें 2 to 3 डेज़ हैं और या 24 आवर्स भी हो सकता है। एक्यूट पॉइजनिंग में देखें तो एक्यूट पॉइजनिंग इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती, लेकिन अगर एक्यूट पॉइजनिंग हो रही है तो उसके अंदर मेटालिक टेस्ट होगा, एब्डोमेन के अंदर कॉलिक की पेन होगी और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। मतलब उन्होंने ये बताया हुआ कि पर्जिंग भी हो सकती है बट कॉन्स्टिपेशन इज़ मोर कॉमन। उसके बाद लेड सल्फाइड जो है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इसकी वजह से फीसिस का कलर ब्लैक और ऑफेंसिव होता है। नीचे भी हम देखेंगे कि लेड सल्फाइड की वजह से एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर टॉनिक पॉइजनिंग में भी अपेयर हो रही होती है। बहरहाल इधर यूरिन प्रोडक्शन सप्रेस हो जाती है, यानी ऑलिगूरिया हो जाता है और पेशेंट के पास क्रैम्प्स, लेग क्रैम्प्स और आर्थ्राल्जियाज मौजूद होते हैं और सर्कुलेटरी कोलैप्स, कोमा और डेथ। ओके, फिर है क्रॉनिक पॉइजनिंग। एक्यूट हम कह रहे थे इतनी कॉमन नहीं होती। क्रॉनिक क्रॉनिक जब लेड इनटेक कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्रॉनिक पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, अब इसमें फेशियल पैलर सबसे पहले ऊपर फेस से शुरू करेंगे तो फेस पर पैलर मौजूद होता है। इसके अलावा एनीमिया मौजूद होता है, रेटिकुलोसाइट्स और बेसोफिलिक स्टिपलिंग, अगेन उसी की बात उन्होंने की हुई है। बेसोफिलिक स्टिपलिंग इसलिए होती है क्योंकि आरएनए के जो रेमिनेंट्स होते हैं वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाते फर्दर, जिसकी वजह से बेसोफिलिक स्टिपलिंग होती है। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ब्लूइश डॉट्स अपेयर होते हैं, मेटेलिक टेस्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, ब्लैक स्टूल्स होते हैं, जिसके ऊपर भी बात की लेड सल्फाइड के केस में। लेड कॉलिक मौजूद होता है, यानी अगेन एक एब्डोमिनल सिम्टम आ गया। और उसके बाद बोटोनियंस लाइन मौजूद होती है। बोटोनियंस लाइन्स होती है कि जो जंक्शन होता है टीथ और गम का, वहाँ पर ब्लूइश ब्लैक स्टेन्स अपेयर होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ लेड सल्फाइड। ठीक है, उसके बाद रेटिनल स्टिपलिंग भी मौजूद होती है, यानी फ्रंटोस्कोपी पर देखें तो ग्रेइश ग्लिस्टनिंग लेड पार्टिकल्स नजर आएंगे, डेपोजिशन क्योंकि हुई होती है लेड की रेटिना पर। लेड पाल्सी मौजूद होती है जिसके अंदर रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप होता है, और लेड इन कैफ के अंदर पेशेंट चला जाता है, जिसमें जब टेट्राएथाइल लेड के साथ एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो जाती है। और फर्दर फिर इंसोम्निया, विजुअल ब्लरिंग, ट्रेमर्स, हेडेक, इरिटेबिलिटी, डेल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, मेनिया की तरफ चल जाती है बात। ठीक है, अब रेटिनल डैमेज की तरफ आएँ तो किडनी भी डैमेज हो रही है, आर्टेरियोलर डैमेज भी हो रहा होता है, जिसकी वजह से फर्दर फिर हाइपरटेंशन होती है। जो गनेडल ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, स्पर्म की मोटिलिटी ख़त्म हो जाती है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ और प्रेगनेंसी का लॉस भी हो जाता है। प्रेगनेंसी का लॉस किस तरह से होता है कि जो यूट्रस होता है उसकी स्पैस्मोडिक कंट्रैक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी का लॉस हो जाता है। फिजियोलॉजिकल कह रही हूँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को देखें तो इसके अंदर हियरिंग का थ्रेशोल्ड कम हो जाता है। ठीक है, यानी हियरिंग लॉस हम कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, ग्रोथ स्लो हो जाती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाती है
और इंटेलिजेंस के लेवल्स ब्रेन डैमेज हो जाते हैं, लोअर हो जाते हैं, ब्रेन डैमेज हो जाता है और एकेडमिक परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की तरफ देखें तो टायर्डनेस है, इनएबिलिटी है, मसल और जॉइंट्स के अंदर पेन और स्टमक एक्स और क्रैम्प्स प्रेजेंट है।